आज है 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। इस हफ्ते वॉल स्ट्रीट में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जहां डाउ जोन्स करीब 800 पॉइंट तक टूट गया और हाल की पूरी रिकवरी लगभग खत्म हो गई। वहीं S&P 500 और नैस्डैक भी करीब 1.5% तक गिरकर बंद हुए, जिससे साफ दिखा कि मार्केट पर दबाव काफी बढ़ चुका है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अचानक बढ़ती तेल की कीमतें रहीं, जो पहले $100 प्रति बैरल के नीचे जाने की कगार पर थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही तेजी से उछल गई। ब्रेंट क्रूड अब $110 के करीब पहुंच गया है, तो US क्रूड भी लगभग $98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। असल ट्रिगर बना इजराइल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है। इसके जवाब में कतर के रैस लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला हुआ, जहां दुनिया के बड़े LNG प्रोडक्शन प्लांट्स मौजूद हैं, जिससे सप्लाई को लेकर डर और बढ़ गया। स्थिति और गंभीर तब हुई जब ईरान ने साफ कहा कि अब जहां भी US का इंटरेस्ट होगा, उन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जा सकता है। इसमें कतर, सऊदी अरब और UAE के बड़े रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अनिश्चितता और बढ़ गई। दूसरा बड़ा कारण रहा US फेडरल रिजर्व का फैसला, जहां ब्याज दरें 3.5% से 3.75% के बीच स्थिर रखी गई, लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पावल की बातों ने निवेशकों को निराश कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इन्फ्लेशन अभी उम्मीद के मुताबिक कंट्रोल में नहीं आया है, इसलिए जल्द रेट कट की उम्मीद करना मुश्किल है। पावल ने यह भी संकेत दिया कि ईरान से जुड़े तनाव के कारण आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है, हालांकि अभी इसके पूरे असर का अंदाजा लगाना जल्दी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज दरें लंबे समय तक रह सकती हैं, जो शेयर बाजार के लिए नकारात्मक संकेत है। तीसरा बड़ा झटका इन्फ्लेशन डेटा से आया, जहां फरवरी का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उम्मीद से काफी ज्यादा निकला। PPI 0.7% बढ़ा, जबकि अनुमान सिर्फ 0.3% का था, और कोर PPI भी 0.5% बढ़ा, जो कि अनुमान से ज्यादा है। सालाना आधार पर भी इन्फ्लेशन का दबाव बना हुआ है, जहां PPI 3.4% और कोर PPI 3.9% तक पहुंच गया है, जो दिखाता है कि कंपनियों की लागत बढ़ रही है और इसका असर आगे कंज्यूमर प्राइसेस पर भी पड़ सकता है। इन सभी कारणों का असर ये हुआ कि बुधवार का दिन S&P 500 के लिए 2024 के बाद का सबसे खराब फेड पॉलिसी डे बन गया, जहां 420 से ज्यादा स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए और बाजार में व्यापक कमजोरी देखने को मिली। US में लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स में मिला जुला लेकिन कमजोर ट्रेंड देखने को मिला, जहां इन्फोसिस, विप्रो, ICICI बैंक और डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े नाम गिरावट में रहे। सबसे ज्यादा दबाव HDFC बैंक पर दिखा, जो 7% से ज्यादा टूट गया, जिससे बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी साफ नजर आई। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स ने मजबूती भी दिखाई, जैसे SS इनोवेशंस इंटरनेशनल और सिफी टेक्नोलॉजीज में अच्छी तेजी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का GDR भी हल्की बढ़त में रहा, जो दिखाता है कि चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। निफ्टी 50 लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाने के बाद अब 23,900 से 23,950 के जोन में रुकावट महसूस कर रहा है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पर बेचने वाले एक्टिव हो सकते हैं, और अगर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर मजबूती से टिक गया तो फिर 24,100 और उसके बाद 24,300 तक जाने की संभावना बन सकती है। नीचे की तरफ 23,600 से 23,550 का जोन काफी मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, यानी अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो यहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। ये वही लेवल होता है जहां गिरावट रुक सकती है और मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है। चार्ट के हिसाब से निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, जिसमें हर दिन नया हाई और नया लो पिछले दिन से ऊपर बन रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हाल की गिरावट के बाद अब मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी यानी पुल बैक देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी बुधवार के लो यानी 23,618 के ऊपर बना रहता है तो ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है और आने वाले दिनों में 24,000 से लेकर 24,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पुराने हाई और कुछ टेक्निकल लेवल्स मिलकर एक मजबूत टारगेट जोन बना रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए 55,600 से 55,700 का लेवल फिलहाल बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये इसके ऊपर टिकता है तो 56,000 और फिर 56,300 तक तेजी जा सकती है, जबकि नीचे 55,000 से 54,900 का जोन मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। हालांकि मार्केट में तेजी दिख रही है, लेकिन उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी अभी भी ज्यादा रह सकती है। इसकी वजह ग्लोबल अनिश्चितताएं और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसलिए आने वाले दिनों में मार्केट तेजी के साथ साथ झटके भी दे सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है।
DIIs ने कल भी बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया, जहां उन्होंने 3,253 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। कुल मिलाकर उन्होंने 16,105 करोड़ रुपए की खरीद और 12,852 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिससे साफ दिखता है कि घरेलू पैसा अभी भी मार्केट में भरोसा बनाए हुए है। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज मुनाफा वसूली करते हुए 2,714 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की। उन्होंने 12,798 करोड़ रुपए की खरीद जरूर की, लेकिन 15,513 करोड़ रुपए की भारी बिक्री के चलते उनका रुख फिलहाल थोड़ा सतर्क नजर आ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच FIIs भले ही थोड़ा पीछे हट रहे हों, लेकिन DIIs की लगातार खरीदारी बाजार को गिरने से बचाने में बड़ा रोल निभा रही है, और यही ट्रेंड जारी रहा तो मार्केट को मजबूत सपोर्ट मिलता रहेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के डेटा को देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,358 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है, जो बताती है कि बड़े खिलाड़ी इंडेक्स में हल्की पॉजिटिव पोजीशन बना रहे हैं। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बिकवाली दिख रही है, जिससे साफ है कि स्टॉक्स में अभी भी थोड़ा सतर्क माहौल बना हुआ है। PCR यानी पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.14 पर पहुंच गया है, जो पिछले सेशन के 1.09 से ज्यादा है। आसान भाषा में समझे तो PCR 1 से ऊपर जाना इस बात का संकेत देता है कि मार्केट में बुल्स यानी खरीदारी करने वाले थोड़े मजबूत हो रहे हैं और सेंटिमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव बन रहा है। इंडिया विक्स, जिसे बेर का इंडेक्स भी कहा जाता है, 5.39% गिरकर 18.72 पर आ गया है और लगातार तीसरे दिन नीचे आया है। इसका मतलब है कि मार्केट में घबराहट थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह आरामदायक स्थिति तब मानी जाएगी जब विक्स 15 से 13 के नीचे टिके, तभी मजबूत और स्थिर तेजी का माहौल बन सकता है। आज के मार्केट के लिए संकेत थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 1% से ज्यादा गिर चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है, जहां ईरान के ऑयल और गैस फील्ड पर हमले की खबरों ने ग्लोबल सेंटिमेंट को नेगेटिव कर दिया है। तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड काफी तेजी से बढ़ा है। भारत अपनी ज्यादातर तेल जरूरतें बाहर से पूरी करता है, इसलिए अगर तेल महंगा रहता है तो महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर मार्केट और इकोनॉमी दोनों पर पड़ सकता है। रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है और अब रिकॉर्ड लो 92.89 पर पहुंच गया है, जो बताता है कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में FIIs की बिकवाली और रुपये की कमजोरी मिलकर कल बाजार पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि कल बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था, लेकिन ग्लोबल टेंशन, महंगा होता तेल और कमजोर होता रुपया, ये तीनों फैक्टर मिलकर संकेत दे रहे हैं कि आज मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है और शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है। इसलिए ट्रेड करते समय थोड़ा सतर्क रहना ज्यादा जरूरी रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ने ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है, जहां कंपनी सनशोर सोलर पार्क 7 में करीब 26.18% हिस्सेदारी लेने जा रही है और इसके लिए 19.2 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी। इस डील का मकसद अपनी बिजली की जरूरत खुद पूरी करना, बिजली की लागत घटाना और कैप्टिव पावर के नियमों का पालन करना है, जिससे लंबे समय में कंपनी को फायदा मिल सकता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज को उत्तर प्रदेश में अपनी नई ग्रीनफील्ड ब्रूअरी लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। ये प्लांट उन्नाव में लगाया जाएगा, जिसकी सालाना क्षमता 13 लाख हेक्टोलीटर होगी। यानी कंपनी अब अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाकर मार्केट में और मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी कर रही है। डिलीवरी ने अपने इंटरनेशनल बिजनेस को और आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमी एयर पार्सल सर्विस को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कंपनी सस्ते और किफायती रेट पर इंटरनेशनल डिलीवरी दे पाएगी, जिससे इसके ग्लोबल बिजनेस को नई रफ्तार मिल सकती है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने अपने गेमिंग बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की UK सब्सिडियरी ब्लू टाइल गेम्स SL और बेस्ट प्ले सिस्टम्स SL में 50% कंट्रोल हिस्सेदारी खरीदने जा रही है और ये डील करीब $100.3 मिलियन की है, जिससे कंपनी की ग्लोबल मौजूदगी और मजबूत होगी। बेलराइज इंडस्ट्रीज ने भी अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए UK की कंपनी चेस्टरहॉल प्रेसिजन इंजीनियरिंग होल्डिंग्स लिमिटेड को पूरी तरह खरीदने का समझौता किया है। ये अधिग्रहण कंपनी को ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों में मजबूती दे सकता है। नैटको फार्मा के बोर्ड की 24 मार्च को अहम बैठक होने वाली है, जिसमें एग्रोकेमिकल बिजनेस को अलग करने यानी डीमर्ज करने पर विचार किया जाएगा। अगर ये फैसला होता है तो इस बिजनेस को नैटको क्रॉप हेल्थ साइंसेज लिमिटेड में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे दोनों बिजनेस पर अलग अलग फोकस किया जा सकेगा। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 393.04 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ा है, जो कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स ने DBS बैंक के साथ 800 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल एग्रीमेंट साइन किया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के रोजमर्रा के खर्च और ऑपरेशन को चलाने के लिए फंड। तो ये डील कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को और स्मूथ बनाने में मदद करेगी और इस स्टॉक पर निवेशकों की नजर रह सकती है।
एल्कम लेबोरेटरीज ने उज्जैन में नई ग्रीनफील्ड फार्मा फैसिलिटी लगाने के लिए 533 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और भविष्य की डिमांड को पूरा करने की तैयारी कर रही है। डेल्टा कॉर्प के लिए थोड़ा नेगेटिव अपडेट आया है, जहां कंपनी और उसकी सब्सिडियरी को मिलाकर 1752 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर 1350 करोड़ रुपए और उसकी सब्सिडियरी पर 402 करोड़ रुपए का नोटिस है, जो वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़ा है और ये मामला आगे कंपनी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। फिजिक्स वाला को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को 233.34 करोड़ रुपए का टैक्स ऑर्डर भेजा है। ये ऑर्डर AY 2023-24 से जुड़ा है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर असर पड़ सकता है और निवेशकों की नज़र इस पर रहेगी। टाटा कम्युनिकेशंस ने अपने इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नई जॉइंट वेंचर बनाई है। कंपनी की हांगकांग सब्सिडियरी ने चीन की शांघाई रनशेन तोंग के साथ मिलकर TC शांघाई नाम की जेवी बनाई है, जिससे कंपनी को चीन के मार्केट में एंट्री और विस्तार का मौका